जिसकी मृत्यु आज भी हमारे लिए एक रहस्य है, जिसके बिना हमारे लिए शायद 1947 में आज़ादी ले पाना संभव नहीं हो पाता, जो हम सभी के लिए एक शक्ति, प्रेरणा है, जिसकी बात सुन के आज भी हमारे देश के लोगों के अंदर देश प्रेम जाग उठती है। वो है हमारे नेशनल हीरो सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम प्यार से नेताजी बोलते हैं। देशभक्त और क्रांतिकारी नेताओं के नाम आने से ही एकदम शीर्ष पर जिनका नाम रहेगा वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अविभाजित बंगाल के उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ था। 1902 साल के जनवरी में भाई बहनों के साथ उन्हें प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में भर्ती कराया गया। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। वह अपने पिता से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने का वादा करते हुए 1919 साल में कैम्ब्रिज में पढ़ने गए। बाद में वह देश लौट आए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। उनका नाम सुनहरे अक्षरों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में लिखा गया है। उसी महान आदमी नेताजी के कुछ अज्ञात जानकारियों से सजाया हुआ है आज का ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नेताजी के बारे में अज्ञात जानकारी देने से पहले मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 64 गुप्त फाइलों को प्रकाशित करने का साहस दिखाया है, जो पश्चिम बंगाल सरकार के हाथों में है, जिसके परिणाम स्वरूप नेताजी के बारे में कई नई जानकारी हमारे सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देशभक्तों के भी देशभक्त। आप सभी को शायद पता ही होगा कि महात्मा गांधी और नेताजी के तरीके बिल्कुल अलग थे। गांधी जी जहां अहिंसात्मक आंदोलन से अंग्रेजों को हटाना चाहते थे, वहीं नेताजी ने पक्ष लिया सशस्त्र आंदोलन का। हालांकि आंदोलन का तरीका अलग होने से भी नेताजी के प्रति श्रद्धा की कमी नहीं थी गांधी जी की, इसलिए उन्होंने नेताजी को देशभक्तों का भी देशभक्त पद दिया है। आज तक देशभक्ति के एक आदर्श के रूप में हजारों युवाओं के सामने नेताजी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2, दुश्मनों के दुश्मन नेताजी के दोस्त। युद्ध की एक आम नीति होती है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। नेताजी ने भी इस नीति का पालन किया है। जब नेताजी को समझ आया कि अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगाया नहीं जा सकता, तब उन्होंने अंग्रेजों के दुश्मनों की मदद लेने की योजना बनाई। उन्होंने जर्मनी और जापान के साथ हाथ मिलाया। जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसने बाद में अंग्रेजों का सामना किया। नंबर 3, गवर्नर जनरल के खिलाफ गए। ये नेताजी के साहस का एक छोटा सा नमूना है। नेताजी एक बार गवर्नर जनरल से मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए। साथ में हाथ में छतरी लटक रही थी। हाथ में छाता झुलाकर लेके आने पर गवर्नर जनरल का उनको तिरस्कार करने पर नेताजी छाते को गवर्नर जनरल के कंधे पर झुलाकर उन्हें नियंत्रित व्यवहार करने का सुझाव देते हैं। सोचिए कितनी हिम्मत है। लेकिन आजकल तो ऑफिस के बॉस का कुछ बोलने से ही भीगी बिल्ली की तरह खड़े होकर उसे हजम करना पड़ता है, जहाँ सुझाव वो भी गवर्नर जनरल को। नंबर 4, घर का शत्रु विभीषण। ये बात तो आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी। ठीक वैसा ही हुआ था नेताजी के साथ भी। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तब उनके पार्टी के कई लोगों ने उनसे हिंसा करना शुरू किया था। नंबर 5, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा। नेताजी ने अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद को नहीं छोड़ा था, उन्हें मजबूर किया गया था, क्योंकि गांधी जी की अहिंसा नीति यानी एक गाल पर थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो, इसके बिल्कुल विपरीत थे नेताजी, यानी एक थप्पड़ खाने पर 2 देकर आओ, अर्थात सशस्त्र आंदोलन। और अंग्रेज जानते थे कि नेताजी उनके लिए खतरनाक है, और जब विभीषण घर में ही था तब अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर नेताजी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना मुश्किल नहीं था। नंबर 6, हिटलर को हैरान किया। हिटलर की मदद लेने के लिए नेताजी जर्मनी गए। उन्हें वहां हिटलर के कार्यालय के बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। एक लंबे समय के इंतजार के बाद हिटलर बाहर निकले, नेताजी के सामने से चले गए, लेकिन हिटलर ने जानबूझकर उन्हें देखकर भी ना देखने का नाटक किया। कई बार ऐसा होने के बाद वो नेताजी के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखा। नेताजी तब अखबार पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें मुंह उठाकर देखने का भी जरूरत नहीं लगा, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हिटलर। हिटलर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसे इतना निश्चित हुए कि ये मैं ही हूँ? नेताजी ने जवाब दिया, केवल असली हिटलर का ही साहस हो सकता है कि वो मेरे कंधे पर हाथ रखे। अपने दुश्मनों को मूर्ख बनाने के लिए हिटलर कई लोगों को अपने जैसा सजा के रखता था, लेकिन नेताजी असली हिटलर को पहचानने में सक्षम थे। नंबर 7, नेताजी का परिवार।
नेताजी का जन्म 1897 में जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस के घर में हुआ था। नेताजी के कुल 14 भाई बहन थे। उन्होंने एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन महिला से शादी की थी जिनका नाम था एमिल शिनकेन। नेताजी की बेटी का नाम है अनीता बोस, जिन्हें बाद में जर्मनी में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में ख्याति मिली। नंबर 8, भारत के पहले सशस्त्र बल के जनक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सेना का पिता कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था वो पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। उनका प्रसिद्ध नारा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी क्रांतिकारियों की प्रेरणा है। नंबर 9, पिता की बात रखने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठे। कैम्ब्रिज जाने से पहले उन्होंने पिता से वादा किया था कि वो सिविल सर्विस परीक्षा में बैठेंगे। वो वादा केवल पूरा ही नहीं किया था बल्कि मेरिट सूची में चौथा स्थान कब्जा करके पूरा किया था। लेकिन वो इससे खुश नहीं थे क्योंकि जिस सरकार को पसंद नहीं करते थे उसी सरकार के लिए काम करना होगा, ये सोचकर वो सहूलियत महसूस नहीं कर रहे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिमाग में गहरा घाव पैदा कर दिया था और 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। नंबर 10, 10 से अधिक बार कारावास किया। 1921 से 41 इन 20 सालों में वो 10 बार से भी ज्यादा जेल में गए हैं। अंत में 1941 में वो भागकर जर्मनी चले गए। नंबर 11, भयंकर सबमरीन में यात्रा। 1942 में हिटलर ने नेताजी को सबमरीन दिलाने की पेशकश की। नेताजी ने 2 सबमरीन से जर्मनी से मेडागास्कर की यात्रा की। ये यात्रा बहुत खतरनाक थी। कहा जाता है कि इस यात्रा से पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी से अंतिम विदाई ली थी। नंबर 12, जय हिंद के नारे के प्रस्तावक। भारत के प्रसिद्ध नारे जय हिंद के प्रस्तावक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। नंबर 13, मृत्यु की खबर घोषित होने के बाद भी नेताजी ने भाषण दिया था। मृत्यु की खबर घोषित होने के बाद भी उन्होंने 3 बार भाषण दिया था। वहाँ उन्होंने कहा था कि अहिंसा के रास्ते में कभी भी स्वतंत्रता नहीं आएगी, उसे छीन लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो देश में लौटेंगे तब वो उन लोगों का भी न्याय करेंगे जो लाल किले से हमारे देशवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। नंबर 14, नेताजी के परिवार के ऊपर निगरानी रखते थे नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 साल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार परिजनों के ऊपर जासूसी कराई। 1948 से 1968 तक 20 वर्षों तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अमर नेता नेताजी का परिवार सरकारी खुफिया तंत्रों के भारी निगरानी में था। उस 20 साल समय के अंतर्गत नेहरू 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इसके मुताबिक नेताजी के परिवार से संबंधित सभी मामलों में प्रधानमंत्री नेहरू के पास खुफिया विभाग सीधे सीधे रिपोर्ट पेश करती थी। जवाहरलाल नेहरू के जासूसों ने नेताजी के परिवार के सदस्यों के नाम पर आई हुई चिट्ठी का भी कॉपी संग्रह करते थे। यहाँ तक कि उस परिवार का कोई सदस्य विदेश सफर में जाने पर उसे वहाँ भी छांव की तरह अनुसरण किया जाता था। नंबर 15, युद्ध अपराधी नेताजी। क्या आपको पता है नेताजी को द्वितीय विश्व युद्ध में अपराधी घोषणा किया गया था और स्वाधीन देश की भारत सरकार ने भी उसमें हस्ताक्षर किया था। आज भी अगर उन्हें कहीं भी किसी भी तरह देख लिया जाए तो गोली मारकर हत्या का निर्देश है। तो आप समझ रहे हैं एक महान देशभक्त को युद्ध अपराधी क्यों घोषित किया गया और स्वतंत्र भारत ने उस पर हस्ताक्षर ही क्यों किया। आपके जैसे हम भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या नेताजी वास्तव में युद्ध अपराधी है या फिर एक आदर्श देशभक्त है? कमेंट के माध्यम से आवाज उठाएं। हालांकि भारत सरकार नेताजी से जुड़ी कुछ गुप्त फाइलें जनता के सामने लाई है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद नेताजी आज़ादी के बाद भी जीवित थे। उन फाइलों से मैं कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद आपको विश्वास दिला सकता है कि ताइपे प्लेन दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई है। नंबर 1, गुमनामी पिता के साथ नेताजी का मिलना। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में खबर मिली थी एक साधु की जिसके चेहरे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा बहुत मिलता था। वो नेताजी ही थे। हाल ही में ऐसा दावा भी कई लोगों ने किया था और ये दावा तब और भी तीव्र हो गई जब गुमनामी पिता के तरंग से कई पारिवारिक चित्र और चिट्ठी मिले थे। यहाँ तक कि उनके बक्से से ऐसे कई चीज मिले जिनमें से अधिकांश नेताजी के साथ हूबहू मिल गए। नंबर 2, इतिहास गवाह है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी, लेकिन वहां की सरकार ने कहा कि उनके पास उस दिन या उसके आसपास में ऐसे किसी विमान हादसे की कोई खबर नहीं है। नंबर 3, जीवन के अंतिम दिनों को ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी ने वाराणसी गाजीपुर के काथी गांव के गुफा में भक्त होकर बिताया था।
उस समय नेताजी खुद को साधक शारदानंद के नाम से परिचय देते थे। उस समय कृष्णकांत नेताजी के सबसे करीबी इंसान थे। कृष्णकांत ने नेताजी के साथ अपने नियमित संपर्क के विस्तृत विवरण के बारे में अपनी डायरी में लिख कर गए हैं। यहाँ तक कि कृष्णकांत के बेटे श्यामाचरण ने भी नेताजी द्वारा लिखे गए कुछ पत्रों को लोगों तक पहुँचाया। नंबर 4, आखिर में नेताजी जिस विमान में चढ़े थे उसके को पैसेंजर कर्नल हबीबुर रहमान थे। उसी विमान दुर्घटना में नेताजी की हत्या हुई और कर्नल के शरीर में कोई खरोच भी नहीं आई। वाह, इज इट नॉट स्ट्रेंज? यस इट इज। क्या नेताजी सच्ची में विमान दुर्घटना में मारे गए थे या जिंदा थे? क्या उनको साजिश करके हटा दिया गया था या वो खुद ही अपने आप को गंदी साजिश से हटाकर रखना चाहते थे? वो गुमनामी पिता है या दूसरे कोई साधु? रशिया के हाथों बंदी अवस्था में साइबेरिया में उनकी मृत्यु हुई या सब ही सजाया हुआ है? रेंकोजी मंदिर में रखा अंतिम संस्कार की राख क्या उनका ही है या किसी और का? ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई जानने का समय आ गया है। उम्मीद है कि हमें नेताजी की मौत के रहस्य का समाधान जल्द से जल्द मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गो अहेड। थैंक यू।